प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग नौका विहार का शेष भाग पढ़ते हैं। दो पहले पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं कि नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जिनके लघुदीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परिसी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शश निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सारुक रूप। यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी के काव्य खंड में सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक से लिया गया है। इन पंक्तियों में गंगा में नौका विहार के समय गंगा के मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि कह रहे हैं कि नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। आकाश का पूरा प्रतिबिंब जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब गंगा में नौका चलती है तो उस नाव के चलने के कारण उसमें उठने वाली लहरें जो हैं, उन लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश ही हिल उठता है। ऐसा लगता है कि आकाश ही पूरा हिल रहा है। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल। कह रहे हैं कि गंगा का जल शांत हो जाने पर, जब गंगा का जल शांत हो जा रहा है, लहरें स्थिर हो जा रही हैं, तो उसमें प्रतिबिंबित तारों की जो परछाई है, वो परछाई ऐसी प्रतीत होती है कि मानो तारे जल के अंदर के भाग को आलोकित करके उसमें अपनी आँखें फैला करके, अपनी आँखें फाड़ फाड़ करके कुछ खोज रहे हों। जिनके लघुदीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप छिप पल। कह रहे हैं इन तारों रूपी लघुदीपों को छिपाए हुए, जिनके लघुदीपों को चंचल, इन तारों रूपी लघु दीपों को, छोटे दीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हों। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परिसी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। कह रहे हैं वो देखिए, सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी सी तैर रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे जल में कोई परी उतर आई है, परी तैर रही है, जो कभी कभी लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शश निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सारुक रूप। कह रहे हैं कि जो सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर एक परी सी तैर रही हो, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। आगे कह रहे हैं कि लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शश निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सारुक रूप। अपने यौवन से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख कभी घूंघट में छिपा लेती है और कभी घूंघट से बाहर कर देती है, कभी अपने चेहरे से घूंघट हटा लेती है, ठीक उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्र भी कभी अपना तिरछा मुख, सुंदर मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है। यानी लहरें जब तेज हो रही हैं तो चंद्रमा का वह तिरछा मुख उन तेज लहरों के कारण छिप जा रहा है, और जब लहरें थोड़ी सी शांत हो रही हैं तो उसमें उसका मुख दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसीलिए कवि कह रहा है कि ये गंगा के जल में मानवीकरण पर आधारित आकाश, तारों और चंद्रमा की छटा का मनोहारी चित्रण किया हुआ है। एक बार फिर देख लीजिए। कह रहे हैं कि जब गंगा में नौका चलती है, जब गंगा में नाव चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंबित सारा आकाश हिल उठता है। गंगा का जल शांत हो जाने पर उसमें प्रतिबिंबित तारों की जो परछाई है वो ऐसी प्रतीत होती है मानो तारे जल के अंदर के भाग को आलोकित करके, प्रकाशित करके उसमें अपनी आँखें फाड़ फाड़ कर, फैला करके
कुछ खोज रहे हो, जैसे कोई अपनी खोई हुई वस्तु खोजता है, उसी तरह से तारेगण खोज रहे हैं उसमें। इन तारों रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए गंगा की चंचल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। सामने ही शुक्र तारा झिलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी सी तैर रही है, जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। अपने यौवन से अनभिज्ञ जैसे कोई नायिका जिस प्रकार कभी अपना सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है और कभी कभी वही अपने घूंघट को अपने चेहरे से हटा देती है, उघाड़ देती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दशमी का चंद्र भी कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता है और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता है। यहाँ भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार रूपक उपमा और मानवीकरण अलंकार है, रस श्रृंगार रस है। आगे कह रहे हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रूरेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुषा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। कभी कह रहे हैं कि चपला माने नौका होता है, कगार यानी किनारा, नदी का किनारा, और तीर माने भी किनारा, तीरे यानी किनारे, और कृष माने बिल्कुल दुबला पतला छीणकाय, और विटप माल, विटप माने वृक्ष, माल माने पंक्तियाँ, वृक्षों की पंक्ति, भ्रू रेखा यानी भौहें, अराल माने टेढ़ी, उर्मिल माने लहरों से युक्त, और कोक माने चकवा। यहाँ पर चांदनी रात में गंगा और उसके समीपस्थ प्राकृतिक सुषमा का मनमोहक चित्रण हुआ है। कवि कह रहे हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, चपला माने नाव, छिप गया चांदनी का कगार, यानी कह रहे हैं कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ जो रेतीला कगार था वो ओझल हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। आगे कह रहे हैं कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। कह रहे हैं कि उस समय दूर दूर स्थित, दूरस्थ, दो बाहों से दूरस्थ तीर यानी दूर दूर स्थित गंगा के जो दोनों तट हैं, जो किनारे हैं, वो फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे, और वे गंगा की धारा के क्षीणकाय कोमल नारी शरीर से आलिंगनबद्ध होने के लिए अधीर हो रहे थे। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। कह रहे हैं कि उस समय जब पाट ओझल हो गए, किनारे ओझल हो गए, तो दूर दूर स्थित गंगा के जो दोनों तट हैं वो फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे, और वे गंगा की क्षीणकाय धारा को आलिंगनबद्ध करने के लिए अधीर हो रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रूरेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। कह रहे हैं वो अति दूर, बहुत दूर क्षितिज पर, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी और आकाश दोनों मिले हुए हैं, वहाँ क्षितिज पर विटप माल लगती भ्रूरेखा सी अराल, वो वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नील वर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौहें के समान दिखाई दे रही थी। कह रहे हैं कि जो बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती की सुंदरता को अपलक निहारते हुए, एकटक निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी और विशाल नयन की तिरछी भौह के समान दिखाई दे रही थी। माँ के उर पर शिशुषा समीप, सोया धारा में एक द्वीप,
उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत। उर्मिल माने उल्टा, प्रतीत माने उल्टा होता है। कह रहे हैं कि गंगा की धारा के पास में ही, गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था। माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप। गंगा की धारा में ही छोटा सा, धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीत। उर्मिल माने धारा है, प्रवाह है, लहरों को उलट देता है, लहरों के प्रवाह को उलट देता है। उर्मिल माने लहर होती है। और वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। कह रहे हैं कि एक तो गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे माँ के उर पर शिशु सा समीप। माँ के जैसे कोई छोटा सा शिशु, छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ, गहरी नींद में सोया हुआ। आगे कह रहे हैं कि वह कौन विहग क्या विकल कोक उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को भी लोग। कह रहे हैं कि गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है। उस पक्षी का प्रतिबिंब गंगा में दिखाई दे रहा है। कवि कह रहा है कि गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है। क्या वह कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं है। विकल कोक, कोक यानी चकवा, जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु उड़ा जा रहा है। यानी जहाँ जा रहा है वहाँ उसकी परछाई वैसे ही जा रही है और उस परछाई को ही कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी चकवी मान लिया है और इसलिए अपनी वेदना को शांत करने के लिए, उससे मिलने के लिए निरंतर उड़ता चला जा रहा है। एक बार फिर देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा के बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी से जो चमकता हुआ रेतीला कगार था वो ओझल हो गया। उस समय दूर दूर स्थित गंगा के जो दोनों पाट थे, जो दोनों तट थे, किनारे थे, वो फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे और वे गंगा की धारा के जो क्षीणकाय है उसको कोमल नारी शरीर से आलिंगनबद्ध होने के लिए अधीर हो रहे थे। बहुत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्ति थी जो धरती की छटा को अपलक निहारते हुए आकाश के नील वर्णी और विशाल नयन की तिरछी भाव के समान प्रतीत हो रही थी, दिखाई दे रही थी। गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोककर उलट देता था। वह छोटा सा शांत द्वीप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई नन्हा सा शिशु अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो। गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वह पक्षी कौन है। क्या वह कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं है जो गंगा के जल में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को, अपने दुख को मिटाने तथा उससे मिलने के लिए उड़ा चला जा रहा है। यानी प्रकृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार रूपक उपमा और मानवीकरण तथा भ्रांतिमान अलंकार है। रस श्रृंगार रस है। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।